स्वामी विवेकानंद के अनुज भूपेंद्रनाथ दत्त एक देशभक्त, विद्वान और क्रांतिकारी। लेखक विनायक लोहानी। गतांक से आगे। अमेरिका में भूपेंद्रनाथ 1908 ईस्वी में कारावास से उनकी मुक्ति के बाद भगिनी निवेदिता, जो उस समय पश्चिम में थीं, एवं भगिनी क्रिस्टीन, स्वामी विवेकानंद की एक जर्मन अमेरिकी शिष्या, जो निवेदिता के साथ कोलकाता में 1903 से कार्य कर रही थी, की चेष्टाओं से भूपेंद्र को अमेरिका भेज दिया गया। उनको चिंता थी कि अलीपुर बम षड्यंत्र के फलस्वरूप उस समय क्रांतिकारियों पर चल रहे दमन के कारण भूपेंद्र को किसी भी कारण से किसी भी समय पुनः गिरफ्तार कर लिया जाएगा और संभवतः उन्हें और भी कठोर सजा, जैसे अंडमान के सेल्युलर जेल में आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती थी। अतः उन्होंने निर्णय लिया कि भूपेंद्र पश्चिम में जाकर अपनी उच्च शिक्षा पूरी करें, जो क्रांतिकारी आंदोलन के कारण अपूर्ण रह गई थी। भूपेंद्र छद्मवेशों में जहाज पकड़कर 1 माह के बाद अमेरिका पहुंचे। उनके निवास की व्यवस्था भगिनी निवेदिता एवं स्वामी विवेकानंद के अन्य अनुरागी, जैसे श्रीमती बुल एवं कुमारी जोसेफाइन मैक्लॉड द्वारा पहले ही कर दी गई थी। भगिनी निवेदिता 1909 के प्रारंभ में न्यूयॉर्क शहर में थी। उस समय निवेदिता के घनिष्ठ बंधु वैज्ञानिक श्री जगदीश चंद्र बसु भी वहीं पर थे। दोनों ने मिलकर न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में भूपेंद्र के लिए उपयुक्त विषय में पाठ्य विषय चुने। दो वर्षों बाद निवेदिता, जो पुनः अमेरिका में श्रीमती बुल के अंतिम दिनों में उनकी शुश्रूषा करने आई थीं, वे भूपेंद्र से मिली और बोली, भूपेंद्र, मैं तुम्हें देश के प्रति निवेदित समझती हूं, इसलिए तुम विवाह मत करना। जो लोग क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े रहते थे और समझते थे कि उन पर फांसी का फंदा सदा झूलता ही रहता है, उनके लिए ऐसी प्रतिज्ञा कोई असामान्य बात न थी। न्यूयॉर्क शहर में भूपेंद्र के रहने की व्यवस्था इंडिया हाउस में की गई। मयान एच फिलिप्स नामक एक अमेरिकी वकील थे, जो भारतीय स्वतंत्रता के एक बड़े समर्थक थे। भूपेंद्र ने अपने अमेरिका प्रवास को अपनी बांग्ला पुस्तक आमार अमेरिका अभिज्ञता में वर्णन किया। मयान एच फिलिप्स के अलावा रेवर्ड जेविस थॉमस सुंदरलैंड के सभी संस्पर्श में आए। ये सज्जन अमेरिका में भारतीय स्वतंत्रता के सबसे पहले समर्थकों में थे। उनकी पुस्तक इंडिया इन बॉन्डेज ने ब्रिटिश साम्राज्य के उचित तथ्य एवं परिसंख्य का हवाला देकर एवं तीव्र भर्त्सना करके हलचल मचा दी। भूपेंद्र का जॉर्ज फ्रीमैन से भी परिचय हुआ, जो अमेरिका में छपने वाली एक आयरिश पत्रिका गैलिक अमेरिकन के एक सह संपादक थे और भारत में ब्रिटिश शोषण पर लेख छापते थे। भूपेंद्र उनसे कई बार मिले एवं पत्राचार्य भी किया। जॉर्ज फ्रीमैन यहूदी विरोधी और ब्रिटिश विरोधी थे एवं उनका मानना था कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव में यहूदी पूंजी ही है। भूपेंद्र अमेरिकी बौद्धिक जीवन का प्रगतिशील विचारधारा के भी संस्पर्श में आए। अपनी स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए उन्होंने ब्राउन विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। वे प्रोफेसर लेस्टर एफ वार्ड के समाजशास्त्र से अत्यंत प्रभावित एवं वे उन्हें अपना बौद्धिक मार्गदर्शक मानते थे। भूपेंद्र ब्रॉन्क्स पार्ट सोशलिस्ट क्लब के सदस्य भी बने एवं न्यूयॉर्क में स्थित रैंड स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में अमेरिकी समाजवादी नेताओं के भाषण भी सुनते थे। वे अपने बौद्धिक क्षितिज के विस्तृत करने वाले इन बुद्धिजीवियों के प्रति अत्यंत कृतज्ञ रहे। वर्ष 1911 में भूपेंद्र को कई व्यक्तिगत धक्के लगे। उनकी माता का कोलकाता में देहांत हो गया और उसी साल उनकी बड़ी शुभाकांक्षी श्रीमती बुल का भी निधन हुआ। एक अत्यधिक एवं अप्रत्याशित धक्का तब लगा जब अक्टूबर 1911 में निवेदिता का मात्र 43 वर्ष की आयु में देहांत हो गया। निवेदिता दीर्घ काल तक उनकी मार्गदर्शिका रहीं एवं वे भी उनका बड़ा सम्मान करते थे। उनके पश्चात स्वामी विवेकानंद की मित्र एवं अनुरागिणी कुमारी मैक्लॉड ही भूपेंद्र की एकमात्र मार्गदर्शिका
एवं शुभाकांक्षी रह गईं। कुमारी मैक्लॉड ने भारत में शिक्षण क्षेत्र में भूपेंद्र के लिए एक उपयुक्त नौकरी खोजने की चेष्टा की। उनका रविंद्रनाथ ठाकुर से परिचय था और इसलिए उन्होंने उनको पत्र लिखकर निवेदन किया कि वे भूपेंद्र को शांति निकेतन में नियुक्त कर लें। रविंद्रनाथ उस समय अमेरिका में ही इलिनॉय प्रांत में प्रवास में थे, जहां उनके पुत्र रथींद्रनाथ कृषि विज्ञान की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। रविंद्रनाथ ने उन्हें उत्तर में पत्र भेजकर खेदपूर्वक भूपेंद्र को नौकरी न दिलाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की, क्योंकि भूपेंद्र पहले क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े थे। इसलिए उनके संस्थान को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता था। उन्होंने ये बताया कि इसके कारण उनके संस्थान को ब्रिटिश शासन से क्रोध का भाजन बनना पड़ेगा। बर्लिन में भूपेंद्रनाथ। नई शताब्दी के पहले दशक के अंत में यूरोप भारतीय क्रांतिकारी के एक केंद्र के रूप में हो गया। मैडम कामा और बाद में श्यामजी कृष्ण वर्मा यूरोप से ही कार्य कर रहे थे। उनकी उपस्थिति कई तरुण क्रांतिकारियों को खींच लाई। एक बड़े युद्ध की संभावना देखते हुए इन भारतीयों ने ऐसी परिस्थिति को भारतीय स्वतंत्रता के लिए उपयोग में लाने की सोची। जर्मनी इसका नाभि केंद्र बन रहा था। जर्मन तंत्र भी भारतीय क्रांतिकारियों से संबंध स्थापित करना चाह रहा था, जिससे वह ब्रिटेन के संसाधन एवं सैन्य सामर्थ्य को धक्का पहुंचा सके। कैसर ने स्वयं इसकी अनुमति प्रदान की थी। जर्मन ऑफिस ने वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, अविनाश चंद्र भट्टाचार्य एवं चंपक रमन पिल्ले जैसे यूरोप में रह रहे भारतीय क्रांतिकारी के साथ संपर्क स्थापित किया। जर्मन पक्ष से प्राथमिक रूप से बातचीत मैक्स वॉन ओपेनहेम ने की। बर्लिन में चल रहे इस घटनाक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, जो केवल चट्टो नाम से जाने जाते थे, ने ली। चट्टो के पिताजी अघोरनाथ चट्टोपाध्याय एक गणितज्ञ थे एवं भारत के प्रथम DSc डॉक्टर ऑफ साइंस एवं हैदराबाद निजाम महाविद्यालय के प्रथम प्राचार्य थे। चट्टो के कुछ और सहोदर बाद में विख्यात हुए, जिनमें अंग्रेजी की कुशल कवयित्री सरोजिनी नायडू थीं। वे पहली भारतीय महिला थीं जो कांग्रेस की अध्यक्षा बनी। उनके छोटे भाई हरींद्रनाथ कवि, नाट्यकार, गायक, गीतकार, संगीतकार और स्वतंत्र भारत के लोकसभा सदस्य भी थे। चट्टो लंदन में 1902 ईस्वी में आए थे और ICS परीक्षा की तैयारी में कुछ समय बिताने के बाद कानून पढ़ने लगे। वे श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा स्थापित लंदन के इंडिया हाउस में रहते थे। इंडिया हाउस देखने से बाहर से तो एक छात्रावास की तरह प्रतीत होता था, किंतु वास्तव में क्रांतिकारियों के शिक्षण प्रशिक्षण का एक नाभि केंद्र ही था। यहां पर रहते थे विनायक दामोदर सावरकर, VVS अय्यर, MPT आचार्य एवं मदनलाल ढींगरा। मदनलाल ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ADC कर्जन वाइली की हत्या कर दी थी, जिसके कारण उन्हें फांसी की सजा मिली एवं इंडिया हाउस बंद हो गया। चट्टो लंदन से पेरिस आ गए और उधर मैडम कामा के सहयोगी हो गए। वे वंदे मातरम पत्रिका, जिसका नाम पॉल अरविंद की बांग्ला पत्रिका के नाम पर ही रखा गया था, एवं तलवार, जिसे पहले मदन तलवार कहा जाता था और जिसका नाम ढींगरा के नाम पर रखा गया था, इन पत्रिकाओं में लेख लिखा करते थे। प्रथम विश्व महायुद्ध के आरंभ में चट्टो पेरिस से जर्मनी चले गए, जिसका दिखाने का उद्देश्य था PhD में पंजीकृत कराना, किंतु असल में वे क्रांतिकारी क्रियाकलापों की एक नई दिशा लेना चाहते थे। वे अविनाश चंद्र भट्टाचार्य नाम के रसायन शास्त्र के शोधकर्ता के साथ जर्मन विदेश कार्यालय के अधिकारियों से मिले, जिसके कारण एक नया संगठन तैयार हुआ, ड्यूशर वेरेन डेर फ्राउंडे इंडियन, द सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स ऑफ इंडिया। बाद में जर्मन सदस्यों को इस संगठन से हटा दिया गया था और ये पूर्णतः एक भारतीय संगठन बन गया, जिसका नया नाम रखा गया इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, जिसे साधारण भाषा में बर्लिन कमेटी के नाम से जाना जाने लगा। भूपेंद्र उस समय अमेरिका में थे और मिनेसोटा विश्वविद्यालय में PhD के लिए नाम लिखवाए थे, किंतु बदलते परिवेश में वे न्यूयॉर्क के जर्मन काउंसिल से मिले और उन्हें प्रवासी भारतीयों का एक दस्ता बनाने का प्रस्ताव दिया।
उन्होंने अमेरिका में गदर पार्टी से संपर्क साधा। गदर पार्टी अधिकांशतः अमेरिका और कनाडा में निवास कर रहे पंजाबियों का संगठन था, जो उनकी स्थानीय समस्याओं के निराकरण एवं भारतीय स्वतंत्रता के बृहत्तर उद्देश्य के लिए काम करती थी। इस संगठन को लाला हरदयाल के नेतृत्व में तेज गति मिली। ये कई भाषाओं में जैसे उर्दू, गुरुमुखी, मराठी, गुजराती, हिंदी एवं कभी कभी अंग्रेजी और गोरखाली में गदर, जिसका अर्थ था विद्रोह, नाम से पत्रिकाएं छापने लगी। भूपेंद्र ने गदर संगठन से जर्मन सेना के पक्ष में रहकर अंग्रेजी सेना से लड़ने की संभावनाओं की चर्चा की, किंतु भूपेंद्र के इस प्रस्ताव को गदर संगठन से कोई ठोस सकारात्मक उत्तर नहीं मिला। बर्लिन कमेटी के द्वारा परिकल्पित प्रमुख कार्य थे जर्मनी में भारतीय युद्ध कैदियों के बीच अपने पक्ष का प्रचार, मिस्र और अरब क्षेत्र में भारतीय सैन्य बलों में विद्रोह फैलाना एवं भारत में क्रांति के लिए अस्त्र शस्त्र पहुंचाना एवं आर्थिक रूप से सहायता करना। कमेटी ने धीरेन्द्र कुमार सरकार और नारायण मराठे को गदर संगठन से संपर्क करने के लिए अमेरिका भेजा। इसके बाद लाला हरदयाल, तारकनाथ दास, वीरेंद्रनाथ दासगुप्त, जितेंद्रनाथ लाहिड़ी इत्यादि बर्लिन आए। ये सब होने के साथ साथ भूपेंद्र भी बर्लिन आ गए एवं बर्लिन कमेटी में पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गए। कालांतर में उन्हें कमेटी के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। इस दौरान भारत में क्रांतिकारियों पर तीव्र प्रतिघात किया गया, जिसके फलस्वरूप बहुत सारे क्रांतिकारियों जैसे बारिंद्र घोष, हेमचंद्र कानूनगो, उल्लासकर दत्त इत्यादि को कालापानी की सजा सुनाई गई। श्री अरविंद भी क्रांतिकारी गतिविधियों से निवृत्त होकर पौंडीचेरी चले गए। इससे क्रांतिकारी आंदोलन में बाधा आ गई। इस बाधा को जतीन्द्रनाथ मुखोपाध्याय के गतिशील नेतृत्व ने पूर्ण किया। ये बाघा जतिन के नाम से परिचित थे, जो नाम उन्हें 1906 में अपने हाथों से एक बाघ को मार गिराने के पश्चात मिला था। बर्लिन कमेटी ने भारत के क्रांतिकारियों से संपर्क करने के लिए संदेशवाहक के रूप में सत्येन सेन, विष्णु गणेश पिंगले और करतार सिंह को भेजा। पिंगले अमेरिका से इंजीनियरिंग स्नातक थे। उन्होंने वाराणसी संगठन से संपर्क स्थापित किया एवं वे रासबिहारी बसु एवं सचिंद्रनाथ सान्याल से मिले। योजना थी भारत के ऊपर पश्चिम से तुर्की, ईरान और अफगानिस्तान से और पूर्व में बर्मा की सीमा से आक्रमण करना और इस तरह से तंत्र को अपने हाथ में ले लेना। बर्लिन कमेटी की प्रचेष्टा के कारण एवं अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के फलस्वरूप भारत में बिखरे हुए क्रांतिकारी संगठनों में अधिक समन्वय होने लगा। बंगाल में बाघा जतिन और उत्तर भारत में सचिंद्रनाथ सान्याल और रासबिहारी बसु क्रांतिकारी आंदोलन के प्रधान नेता के रूप में उभर कर आए। उत्तर अमेरिका से हजारों गदर संगठन के सदस्य एक बड़े अभियान की अपेक्षा में भारत लौटे। फरवरी 1915 में भारत की विभिन्न सैन्य छावनियों में सिंगापुर जैसे दूसरे स्थानों में एक बड़े विद्रोह की परिकल्पना थी। हालांकि यह अभियान भेदियों द्वारा खबर देने के कारण विफल हो गया। सिंगापुर में एकमात्र विद्रोह हुआ और कई भारतीय सैनिक शहीद हुए। बाघा जतीन को बालेश्वर के निकट बूढ़ा बालंगा नदी के तट पर गोली मारी गई, जहां वे और उनके साथ अस्त्र शस्त्र की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनका कुछ दिनों बाद चिकित्सालय में निधन हो गया। अपने असाधारण शौर्य के कारण सारे देश में और विशेषकर बंगाल के जनमानस में उनकी स्मृति चिरकाल के लिए अंकित हो गई। हिंदू जर्मन षड्यंत्र के नाम से विख्यात इस कालखंड में देश के विभिन्न प्रांतों से क्रांतिकारी पकड़े गए और शहीद हुए। इसमें शामिल थे 27 वर्षीय पिंगले और मात्र 19 वर्षीय करतार सिंह। बर्लिन कमेटी ने सुएज कैनाल क्षेत्र, बगदाद, पर्शिया और अफगानिस्तान में दूत भेजे थे। वीरेंद्रनाथ भूपेंद्र और वीरेंद्र दासगुप्त इस्तांबुल गए, जहां वे सैन्य छावनियों में बंदी भारतीय सिपाहियों एवं अधिकारियों से मिले। उन्होंने एक राष्ट्रीय मुक्ति सेना स्थापित करने की योजना बनाई थी, किंतु यह प्रयास सफल नहीं हुआ। काबुल में 1 दिसंबर 1915 को इंडियन प्रोविजनल गवर्नमेंट इन एग्जाइल की स्थापना की
इसका नेतृत्व राजा महेंद्र प्रताप सिंह और मौलाना बरकतुल्लाह ने किया। उन्होंने भी जर्मनों एवं अफगानियों के सैन्य सहयोग से विद्रोह की परिकल्पना की थी, पर यह योजना भी सफल नहीं हो सकी। इन दोनों व्यक्तियों के जीवन चरित्र बड़े रोचक थे। महेंद्र प्रताप को नेहरू ने अपनी आत्मकथा में 20वीं शताब्दी में विपथगामी हुए डॉन क्विक्सोट बताया था। वे महेंद्रनाथ प्रताप बहुत वर्षों पश्चात भारत में 1957 मथुरा से लोकसभा का चुनाव जीते थे, जहां उन्होंने युवा अटल बिहारी वाजपेयी को पराजित किया। बरकतुल्लाह एक अंतर्राष्ट्रीय परिव्राजक की तरह रहे। उनका जन्म भोपाल में हुआ, टोक्यो में प्रोफेसर रहे, यूरोप में कई वर्ष बिताए और सैन फ्रांसिस्को में मृत्यु हुई। बर्लिन कमेटी प्रकाशन कार्य में भी अग्रसर हुई। यूरोप एवं अन्य स्थानों में ब्रिटिश शासन के बारे में बौद्धिक मत को और उद्भुत करने के लिए कई ग्रंथ एवं पुस्तिकाएं प्रकाशित की। भूपेंद्र और चट्टो की इन ग्रंथों के लेखन में प्रबल भूमिका रही। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण ग्रंथ थे: इज इंडिया लॉयल, ब्रिटिश रूल इन इंडियन कंडेम्ड बाय ब्रिटिश themselves, ट्रू वर्डिक्ट ऑफ इंडिया, अ हिस्ट्री ऑफ 10 years फाइट फॉर फ्रीडम, हाउ इंग्लैंड एक्वायर्ड इंडिया, इंडियाज डिमांड फॉर फ्रीडम एंड द सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बर्लिन कमेटी का एक सर्वसम्मत उद्देश्य था भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के बाद एक समाजवादी गणतंत्र की स्थापना करना। 1917 के बीच में भूपेंद्र और चट्टो स्टॉकहोम चले गए, क्योंकि वह एक निरपेक्ष क्षेत्र था। उन्होंने रशियन बोल्शेविकों के साथ संपर्क स्थापित किया। महायुद्ध में जर्मनी के पराजय के साथ बर्लिन कमेटी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। इसके साथ ही जर्मनी में कैसर का शासन हुआ और जर्मनी उथल पुथल के समय से गुजरा, जिसमें कई कम्युनिस्ट नेता जैसे रोजा लग्जमबर्ग और कार्ल लिबकनेक्ट की हत्या हुई। नया शासन भारतीय स्वतंत्रता के विषय में कोई रुचि नहीं रखता था। भूपेंद्र जर्मनी में ही रहने लगे और वे हैम्बर्ग विश्वविद्यालय में मानव विज्ञान एंथ्रोपोलॉजी में पीएचडी करने लगे। वे बर्लिन एंथ्रोपोलॉजिकल सोसाइटी के सदस्य भी बने। इसी समय अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन में घट रही रोचक गतिविधियों के संस्पर्श में भूपेंद्र आ गए, जिसमें इस आंदोलन को भीतर से देखने का अवसर मिला। अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन में सारे विश्व में असंख्य लोगों की तरह 1917 की अक्टूबर क्रांति और सोवियत संघ का गठन हुआ। इससे भूपेंद्र के मन में भी नई आशा का संचार हुआ। उन्हें लगा कि तत्कालीन परिस्थिति में मात्र समाजवादी एवं कम्युनिस्ट ही भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्थन दे सकते हैं। स्टॉकहोम में भूपेंद्र और चट्टो ने एक सम्मेलन में भाग लिया, जिसमें और भी कई प्रवासी क्रांतिकारी शामिल थे। इसमें यह निश्चय हुआ कि जो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे वे अपना संगठन बनाकर देश की स्वतंत्रता के लिए काम करें, और जो मार्क्सवादी थे वे भी अपना अलग संगठन बनाकर अपने उद्देश्य की पूर्ति करें। इसी दौरान एमएन राय नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य को, जो पहले बाघा जतिन के संगठन के एक सदस्य थे और जो कई वर्षों से अमेरिका के मैक्सिको में रह रहे थे, वे राय के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ गए। उन्होंने मैक्सिको में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करने में अग्रिम भूमिका निभाई। इसके बाद राय ताशकंद चले गए, जहां उन्होंने भारतीय कम्युनिज्म के संभावित स्वरूप का प्रारूप तैयार किया। उनके संगठन में शामिल थे एवलिन ट्रेंट, उनकी पत्नी, अवनी मुखोपाध्याय, शौकत उस्मानी को प्रवासी कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में स्वीकृति मिली। 1921 के प्रारंभ में सोवियत नेताओं के आमंत्रण पर भूपेंद्र भारतीय क्रांतिकारियों के एक प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में मॉस्को गए। इस प्रतिनिधि मंडल में शेष सदस्य थे चट्टो, पीएस खनखोजे, बरकतुल्लाह एवं वीरेंद्र दास गुप्ता जैसे क्रांतिकारी। ये लोग एमएन राय के प्रारूप से सहमत नहीं थे और इसलिए चट्टो एवं भूपेंद्र ने अपने अपने प्रारूप बनाकर कम्युनिस्ट के अधिकारियों को दे दिए। भूपेंद्र राय इससे बहुत असहमत थे, क्योंकि राय राष्ट्रवादियों के साथ काम नहीं करना चाहते थे। वे राष्ट्रवादियों को अपने श्रमिक वर्ग का रक्षक समझते थे, जबकि भूपेंद्र ये मानते थे कि राष्ट्रवादियों को साथ लिए बिना जन आंदोलन चलाना संभव नहीं है।
वे बड़ी रुचि से असहयोग आंदोलन पर दृष्टि लगाए हुए थे, जो उस समय जोरों पर था। वे इस बात को अस्वीकार नहीं कर सके कि गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन का आधार बढ़ा था और उसमें जनसाधारण की भागीदारी बड़े रूप में हुई थी। बल्कि भूपेंद्र ने 1920 के नागपुर के कांग्रेस में एक ज्ञापन पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने अनुरोध किया कि कांग्रेस कार्यकर्ता किसानों और श्रमिकों को संगठित करे और उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन में लाए। यह एक सूचक था कि मार्क्सवादी विचारों से प्रभावित होने पर भी भूपेंद्र ने गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन और जनसाधारण के एक व्यापक मंच के रूप में राष्ट्रीय कांग्रेस की शक्ति को कभी कम नहीं आंका था। उनका मुख्य उद्देश्य था गरीब जनसाधारण के हितों को राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्र में लाना। भूपेंद्र ने अपना प्रारूप लेनिन को भी भेजा, जिन्होंने कुछ दिनों के अंदर ही उनको उत्तर भेजा। 26 अगस्त 1921 को लिखा यह पत्र द कंप्लीट वर्क्स ऑफ V.I. लेनिन के 45वें खंड में आता है। लेनिन ने इस पत्र में उन्हें सुझाव दिया कि भारतीय क्रांतिकारी किसानों और श्रमिकों के तथ्य संग्रह करें और उनके बीच काम करें। लेनिन ने औपनिवेशिक देशों के संबंध अपने एक प्रारूप की और उनका ध्यान आकर्षित किया और इसमें दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार काम करने को कहा। किसी और स्थान पर लेनिन ने M.N. राय की आलोचना करते हुए कहा कि वे भारत के राष्ट्रीय बुर्जुआ की भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका नहीं समझ सके। उन्होंने भारतीय क्रांतिकारियों को किसानों के बीच काम करने और श्रमिक संघर्ष का भाव प्रचार करने के लिए कहा। चट्टो सोवियत संघ में ही रुक गए और कॉमिंटर्न के साथ कई साल जुड़े रहे। उनका दुर्भाग्यजनक अंत 1937 में आया, जब स्टालिन के ग्रेट पर्ज में उन्हें मृत्युदंड दिया गया। इसी समय M.N. राय का संगठन भारत में प्रचार कार्य करते रहा, जिसके लिए सोवियत सरकार ने उन्हें आर्थिक सहायता की। अपने जीवन के संध्याकाल में राय भारत लौटे। उनका कम्युनिज्म से मन उठ चुका था। उन्होंने अपना एक राजनीतिक सिद्धांतों पर आधारित क्रांतिकारी मानवतावादी रेडिकल ह्यूमैनिज्म के नाम से एक दल तैयार किया। मॉस्को जाने के पहले 1921 में भूपेंद्र और बर्लिन कमेटी के कुछ और पूर्व सदस्यों ने बर्लिन में इंडियन न्यूज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो नामक एक संगठन आरंभ किया। यह संगठन जर्मनी में पढ़ रहे भारतीय छात्रों की सहायता करता था और साथ ही साथ कुछ प्रकाशन कार्य भी करता था। एक और छोटा संगठन हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ सेंट्रल यूरोप भारतीय छात्रों के साथ आरंभ किया गया। इसका एक ग्रंथालय और सभागृह भी था। एक बार तत्कालीन कांग्रेस के राष्ट्रवादी नेता जिन्ना ने वहां छात्रों को संबोधित किया था। 1922 में बर्लिन में इंडिया इंडिपेंडेंस लीग नाम से एक संगठन प्रारंभ हुआ, जिसके बरकतुल्ला अध्यक्ष थे और भूपेंद्र सचिव। किंतु जर्मन विदेश कार्यालय ने किसी भी क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े लोगों को जर्मनी से निष्कासित करने की धमकी दी, इसलिए यह संगठन जल्दी ही बंद हो गया। इस संगठन ने अपनी पत्रिका प्रकाशित की थी, जिसमें सोवियत संघ और अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिज्म में घट रही गतिविधियों को आलोकित किया। अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिज्म के संस्पर्श में आने से मिली नई अभिज्ञता के फलस्वरूप भूपेंद्र ने भारतीय पत्रिकाओं में अपने विचार को प्रसारित करना शुरू किया। उनको अब PhD की उपाधि मिल चुकी थी और उन्हें यह अनुभव हुआ कि अब वे भारत जाकर जनसाधारण के बीच कठिन परिश्रम से कार्य करें। इस बात को लेकर उनका सुनिश्चित मत था कि जनसाधारण की मुक्ति का मार्ग ही भारत की मुक्ति का मार्ग है। जनसाधारण की चेतना को जगाना ही पड़ेगा। शेष अगले अंकों में। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।